हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो करंट अफेयर का ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम 12 अगस्त से 17 अगस्त के बीच के इम्पोर्टेंट लेक्चर को इसमें शेयर किया है और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक बात मैं अभी कह रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले 10 से 12 दिनों के बाद मैं वीडियो आप लोगों को शेयर ना कर पाऊँ। तो वैसे में आप लोग को क्या है कि इस चैनल पे जा कर के आप अपना जो वीडियो है उसको आप वहाँ से ले सकते हो। और करंट अफेयर का जो वीडियो है ये आने वाले समय में हो सकता है वीक में 2 बार या वीकली ही बने। तो चूँकि कई सारे अदर टॉपिक के भी वीडियो इस पर अब आने लगे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको प्रॉपरली ध्यान रखना। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन इस वीडियो के विषय में मिल जाए। और चलो, आज का वीडियो है, ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसको देखो आप लोग। और इसमें से मैं जिन चीज़ों को अंडरलाइन करता हूँ आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ उन्हीं चीज़ों पे आप लोग भी फोकस करो, ताकि एग्ज़ाम में आपको सीधे जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व हो सके। तो चलो हम लोग स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला स्लाइड है, लक्षद्वीप समूह को ऑप्टिकल फाइबर से लिंकिंग करने का घोषणा किया गया है। जैसे आप सब लोग 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का भाषण सुने होंगे, और 15 अगस्त के विषय में थोड़ा सा आप लोग जान लो कि ये जो स्वतंत्रता दिवस का ये 74वां समारोह था। ये एक बात तो याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसी में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप समूह को ऑप्टिकल फाइबर से लिंक करने का घोषणा किया है। और इसमें ये जो घोषणा है, इसका जो मुख्य बिंदु है वो क्या क्या देखो, भारत का जो मुख्य भूमि है और लक्षद्वीप, इसके बीच में अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक को स्थापित किया जाना है। और इस तरह का ये जो होगा लक्षद्वीप को जोड़ने वाला, ये दूसरा होगा। और इससे पहला का जो केबल है वो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच स्थापित किया गया था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने पहले की थी। अब इसमें समझते हैं कि लक्षद्वीप जो अंडर सी परियोजना है, इसको जो लक्ष्य रखा गया वो 1000 दिनों में इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह शेष भारत और लक्षद्वीप के बीच संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा एवं दूर संचार विभाग इस परियोजना को लागू कर रहा है। तो याद रखना इस बात को। यह केवल 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक का इंटरनेट स्पीड देगा। तो इसका इंटरनेट स्पीड आप लोग याद रख सकते हो। शेष बात यहाँ पे जो है कि यह द्वीपों में 4G मोबाइल सेवा और डिजिटल सेवाओं जैसे ई गवर्नेंस, मतलब टेली एजुकेशन, पर्यटन, टेली हेल्थ को बढ़ावा देगा। अब टेली हेल्थ का मतलब जानते हो, टेली का मतलब होता है दूर से। तो दूर जैसे जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उसको यहाँ से हेल्थ के विषय में कोई गाइडलाइंस देना होगा, तो उसके लिए हम लोग टेली हेल्थ वर्ड का यूज करते हैं। उसे एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा इसको हिंदी में बोलते हैं। मैं दूर से, जैसे हम यहाँ से अभी वीडियो बना करके लाइव कर दें और आप जहाँ पे हो और आपको ये जो वीडियो मिल रहा है, तो ये एजुकेशन क्या कहलाएगा, टेली एजुकेशन। वैसे ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ करके जो गवर्नेंस है उसको जो ट्रांसपेरेंट और जो फास्ट किया जाता है उसको हम लोग ई गवर्नेंस कहते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों को बहाल करने के लिए ये जो अंडर सी ये जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन है ये काफ़ी ज़रूरी था, और इसलिए सरकार ने इसका घोषणा किया है। अब इससे पहले सरकार ने अंडमान निकोबार के लिए भी घोषणा किया था, और अब लक्षद्वीप के लिए किया है। चलो लक्षद्वीप के विषय में जानते हैं कि इसका क्या सामरिक महत्व है। तो लक्षद्वीप का एक अपना सामरिक महत्व है। लक्षद्वीप का सामरिक महत्व में क्या क्या आता है, कौन कौन सा एलिमेंट शामिल होगा उसको देखते हैं हम लोग हैं। लक्षद्वीप नौसेना कमान के अंतर्गत, जो दक्षिणी नौसेना है, याद रखना दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत आता है। तो इस पॉइंट को याद रखना आप लोग। एक तो ये पूछ सकते हैं आप लोगों को। इसके अलावा नए नौसेना बेस कारवार, ये भारत के पश्चिमी तट पर के साथ द्वीपों का उपयोग पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की कमान को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अब करवार नेवल बेस कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो पूछ लेगा कि जो नए जो नौसेना बेस है जो पश्चिमी तट पे है वो क्या है, करवार है। और ये करवार कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। ये जो गोवा के सीमा के बहुत करीब है, और काली नदी इसी बेस के पास से बहती है। तो दो बातें याद रखना कि लक्षद्वीप दक्षिण नौसेना कमान के अंतर्गत है, और अब ये क्या करेगा, किसके साथ मिलकर काम करेगा, तो पश्चिमी जो तट नौसेना कमान है जो कारवार बेस है उसके साथ मिलकर के काम करेगा। और इस प्रकार से ये जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे अभी चीन को देख रहे हो कि लद्दाख में, तो हो सकता है आने वाले समय में चीन अंडमान निकोबार से की तरफ से हमें परेशान करे। तो वैसे स्थिति में
उससे निपटने की तैयारी की दिशा में ये कदम उठाया गया है। अब जरा समझते हैं, इससे पहले जो कदम उठाया गया था वो अंडमान निकोबार के विषय में उठाया गया था। देखो, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर यह स्थित है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी केबल लाइन को बिछाया गया था और इसका भी जो घोषणा किया था वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और इस परियोजना के अंतर्गत चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर एवं उसके 7 द्वीपों के बीच समुद्र में लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन OFC केबल बिछाई गई है। इसकी लागत राशि 1224 करोड़ रुपये आया था। इसके अलावा यह पोर्ट ब्लेयर के 7 द्वीप कौन कौन सा है? तो वो द्वीप है स्वराज द्वीप 1, अंडमान 2, कार निकोबार 3, कोमाटा 4, ग्रेट निकोबार 5, लॉन्ग आइलैंड 6 और रंगट ये 7। तो ये वो 7 द्वीप हैं। तो यहाँ पे इन 7 द्वीपों का नाम याद रखना। ये कितना लंबा, इसका जो डिस्टेंस कितना है, 2300 किलोमीटर के लिए है। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में है? चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में केबल लाइन ये बिछाया गया है। अब है कि ये जो सबमरीन है OFC लिंक, ये चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 गुना 200 याद रखना, मतलब कितना होगा ये 400 गीगाबाइट प्रति सेकेंड जो लक्षद्वीप में था, तो वही 400 गीगाबाइट प्रति सेकेंड। और पोर्ट ब्लेयर एवं अन्य द्वीपों के बीच 2 गुना 200 मतलब 200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड के बैंडविड्थ प्रदान करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे एग्जाम पॉइंट से याद रखना कि ये चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 400 गीगाबाइट और पोर्ट ब्लेयर तथा अन्य द्वीप के बीच जो लोकल है वहाँ पे उसके बीच में ये 200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड बैंडविड्थ के ये स्पीड प्रदान करेगा। यह द्वीपों में हवाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। अंडमान द्वीप समूह के रणनीतिक स्थान के कारण भारत अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित कर सकेगा। अब इस परियोजना के संबंध में जो कुछ जो इम्पोर्टेंट और एग्जाम के लिए बातें हो सकती हैं वो ये है कि यह द्वीपों में हवाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। अंडमान द्वीप समूह के रणनीतिक स्थान के कारण भारत अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित कर सकेगा। यह परियोजना संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है और यह परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा क्रियान्वित किया गया है। तो ये याद रखना कंपनी का नाम। इस परियोजना हेतु तकनीकी सलाहकार टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है। और मैंने कहा था कि 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में इस परियोजना का आधारशिला रखा गया था। अब यहाँ पे एक सवाल है कि आप लोगों को भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे और जब नहीं बने तो पीछे जाना, वहाँ पे उसको पढ़ना फिर से, अब फिर आप आंसर करना। और अगर कुछ नहीं तब भी नहीं बनता है तो आप मुझे आंसर यूट्यूब को मैंने बताया हुआ है कि वहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट आप करना। चलो, अब दूसरा कि सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने का फैसला। भारत सरकार क्या चाह रहा था कि अभी तक जो सौर ऊर्जा का जो योगदान है हमारे कुल ऊर्जा में क्या है, बहुत कम है। तो हम चाह रहे हैं कि भारत को एक तरफ आत्मनिर्भर बनाए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ऊर्जा सुरक्षा। और ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी है कि हम ऊर्जा के तमाम जो क्षेत्र हैं उन सब में हम लोग क्या करें, अपना भागीदारी दें और वो सब क्षेत्र अलग अलग भागीदारी दें, अपना भागीदारी बढ़ाएं। तो जिसमें से ताज़ा जो विकल्प हमें दिख रहा था वो है सोलर ऊर्जा और इसके लिए हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस भी भारत ने किया हुआ है और इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। तो जरा चलते हैं स्लाइड पे। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऊर्जा सुरक्षा हेतु सौर ऊर्जा के भागीदारी को बढ़ाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 10 गीगावाट से अधिक के सोलर उपकरण बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब यहाँ पे भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो ये याद रखना, ये लक्ष्य कितना है भारत के सौर ऊर्जा का मिशन का अपना, तो 2022 तक है 100 गीगावाट का। और इसमें से भारत 2019 अक्टूबर तक 31 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल कर चुका है। और वर्तमान में देश में जो आयात है उस पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का पे जोर दिया जा रहा है। और जो देखते हैं कि सौर उपकरण के आयात को कम करने के लिए उठाए गए क्या क्या कदम हैं। तो आयात को उठाए में पहला तो है कि भाई जो बुनियादी सीमा जो शुल्क है उसको लगाने के लिए
भारत सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव को रखा गया है कि भाई 20 से 40% की सीमा में बुनियादी सीमा शुल्क लगाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। एक दूसरा कि सरकारी विभागों और संस्थानों को इस फैसले के तहत लाया गया था कि उन्हें केवल घरेलू स्तर पर निर्मित सोलर सेल को खरीदना होगा। 2 और तीसरा, चीन और मलेशिया से आयात किए जाने वाले सौर उपकरणों के खिलाफ सुरक्षा शुल्क लगाया जाए। जो आयातित होंगे उसके लिए सुरक्षा शुल्क लगाया जाए। तो ये 3 बड़े कदम उठाए गए हैं ताकि हम सौर उपकरणों की आयात को कम कर सकें। अब चुनौतियां क्या होंगी भारत के सामने सौर ऊर्जा को अपनाने के दौरान? तो पहला है कि भाई जो सोलर सेल टेक्नोलॉजी है इसको प्रत्येक वर्ष अपग्रेड करना होगा। एक तो ये है। दूसरा कि सौर सेल निर्माण प्रक्रिया जटिल है, विशेष रूप से पूंजी पर आधारित है और प्रौद्योगिकी से संबंधित भी समस्या है कि इसके लिए जरूरी क्या होगा, अनुसंधान कार्यक्रम भारत में ही हो। भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा 2.1 गीगावाट है, इसमें से 70% वाणिज्य या औद्योगिक है। और भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाए हैं, इसमें से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल हैं। अब जब समझते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के विषय में, ये ज़रा इंपॉर्टेंट हुआ था आपके एग्जाम के लिए और ये इस पर सवाल पूछा भी गया यूपीएससी प्रीलिम्स में और अदर भी कई एग्जाम पूछे गए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि देखो यह जो गठबंधन है भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसमें 121 देश शामिल हैं। उनमें से ज़्यादातर जो देश हैं वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं, क्योंकि इसी के ऊपर क्या होगा, इसी के ऊपर सूर्य का जो प्रकाश है वो ज़्यादा अवधि तक मिलता है यहाँ पे। और यह गठबंधन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए किया गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जो परे स्थित देश हैं वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है, पर सभी लाभ प्राप्त कर सकता है, हालांकि उनके पास मतदान का अधिकार नहीं। अब जब देखते हैं इसका पृष्ठभूमि क्या है, ये जो अलायंस है इसका पृष्ठभूमि क्या है। देखो, भारत ने पेरिस शिखर सम्मेलन में कहा है कि वह 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। इसमें परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पनबिजली, नवीकरणीय ऊर्जा आदि शामिल हैं। जुलाई 2020 में एक जरा करंट अफेयर का ये है, इसी से जुड़ा हुआ, जुलाई 2020 में निकारागुआ गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है ये। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले यह 87वां नंबर का देश बना है ये। निकारागुआ ने ISA को अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मान्यता दिया है। और ये आप इसको जानते हैं कि 2015 में पेरिस में आयोजित जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो कन्वेंशन था उसमें प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोइस होलांदे ने संयुक्त रूप से, याद रखना इस बात को, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुरुआत किया था। तो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोइस होलांदे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर के किया था। और नवंबर 2016 में ही मोरक्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान ISA फ्रेमवर्क समझौते को हस्ताक्षर के लिए खोला गया। और दिसंबर 2017 में ISA एक संधि आधारित अंतर सरकार इंटर गवर्नमेंटल निकाय बन गया। और इसके बाद से सोलर अलायंस की दिशा में काफ़ी हम भी सक्रिय हुए हैं, चूँकि हमारी ज़रूरत है। हम चाहते भी हैं कि जो गैर जीवाश्मीय जो ऊर्जा स्रोत है हम उसको बढ़ावा दें और ताकि हम जीवाश्म पे से अपनी निर्भरता को हम कम कर सकें। अब चलो ये सवाल लेते हैं। इस सवाल का आंसर मैं समझता हूँ आप लोग आसानी से कर लोगे। और चलो अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है PM स्वनिधि योजना। देखो, भारत सरकार के PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू किया गया। याद रखना, स्ट्रीट वेंडर को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। PM स्वनिधि का पूर्ण स्वरूप क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अब इसके जो मुख्य बातें क्या है, देखो, सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करना है। एक, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। 2, अब मान लो क्वेश्चन हो सकता है आपको यही ऊपर का 3 या 4 जो बिंदु हैं ये दे करके आपको इसमें से कहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। तो एक तो याद रखना है ये 10,000 रुपये। दूसरा है कि ये मंत्रालय कौन सा है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय।
द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। 2, ये पॉइंट याद रखना। तीसरा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सुविधा देना है। याद रखना इस बात को। शहरी 1, अर्ध शहरी 2 और ग्रामीण क्षेत्रों के 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण योजना देना है 3। ऐसे याद रखना इसको। अब इस योजना के बारे में देखो, यह योजना प्रति वर्ष 7% की दर से ब्याज अनुदान के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह योजना 1200 रुपये प्रति वर्ष तक का कैश बैक प्रदान करता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां योजना के तहत ऋण देने वाली संस्था के रूप में कार्यरत है। पहले थोड़ा सा समझते हैं पीएम स्वनिधि योजना। यह योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए राहत लेकर आई है। यह योजना जून 2020 में शुरू की गई थी। इस स्ट्रीट वेंडर की मदद के लिए लॉन्च किया गया था ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वे अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें। इस योजना का मुख्य विशेषता, पहला, भारतीय लघु जो उद्योग विकास बैंक सिडबी है, इस योजना को लागू करने के लिए तकनीकी भागीदार है। यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से संस्थानों को उधार देने के लिए क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन करेगा। यह योजना उन वेंडरों, ठेले वालों, हॉकर्स पर लागू होती है जो माल और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। आसपास के शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स भी इस योजना में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, पर मैंने आपको सवाल बता दी, सवाल क्या पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है ये अमृत योजना। अमृत योजना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इस योजना के तहत उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। तो सवाल यही पूछ देता है कि अमृत योजना में किसने पहला स्थान हासिल किया है रैंकिंग में। तो इस रैंकिंग में उड़ीसा का पहला स्थान आया है। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ये जो पूरा नाम है ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों के घरों में, याद रखना, राज्य के शहरी क्षेत्रों के घरों में पाइप से जल आपूर्ति प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थान में सुधार करना है। अमृत योजना मिशन 2015 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था और दिसंबर 2019 में 2 साल के लिए इसे बढ़ाया गया था। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या है? जैसे जलापूर्ति हो गया, बाढ़ को कम, जो शहरी जो बाढ़ है उसको कम करना और जल निकासी को बेहतर करना, सीवरेज और सेप्टेज जो प्रबंधन है इसको बेहतर करना, शहरों में ग्रीन स्पेस को बढ़ावा देना, गैर मोटर चालित शहरी परिवहन को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत राज्यों ने अपनी राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार की है और ये तमाम जो बातें इसमें हुई हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तक इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 को पूरा कर लिया गया है। बाकी को मार्च 2021 के मिशन अवधि के भीतर इसको पूरा कर लिया जाएगा। और इस वर्ष उड़ीसा ने योजना को क्रियान्वयन में शीर्ष स्थल हासिल किया है। इसके बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। तो हो सकता है यहाँ पे क्रम पूछे आप लोगों से कि अमृत योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष 4 क्रमिक रूप से स्थान करने वाले कौन कौन हैं। तो पहला हो गया उड़ीसा, दूसरा है चंडीगढ़ मतलब पंजाब, तीसरा हो गया तेलंगाना और चौथा है गुजरात, 5वां पे आ जाएगा कर्नाटका। तो इसको आप ऐसे याद रखना। अब तो इस योजना के तहत कवर किए गए जो शहर है, देखो इस योजना के तहत लगभग 500 शहरों का चयन किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों और कस्बों को योजनाओं में शामिल किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राजधानी कवर नहीं किया गया है। एक और बात याद रखना, हृदय योजना, हृदय नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है और इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया गया था। चलो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है एरो 2 मिसाइल का परीक्षण। देखो एरो 2 जो मिसाइल है ये इसका अभी हाल में सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। और ये जो मिसाइल जो इजराइल ने जो इसको टेस्ट किया है ये बेसिकली सीरिया के मिसाइल का मुकाबला करने के लिए किया गया है। जो सीरिया, देखो 2019 में इसका मुख्य जो बातें समझते हैं, 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका
और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में एरो 3 का परीक्षण किया। और इस प्रणाली का जो विकसित किया है वो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग, इन दोनों ने मिल करके इसको डेवलप किया है। अब यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे एरो 3 के लिए किया है और यहाँ पे एरो 2 है। तो देखो मिसाइल का परीक्षण क्या होता है, किसी मिसाइल का परीक्षण बार बार होते रहता है। तो एरो 3 पे काम चल रहा है, एरो 4 पे काम चल रहा है, इधर एरो 2 टेस्ट कर रहे हैं। तो एरो 2 का ये कोई पहला टेस्ट नहीं है, इससे पहले भी इसे टेस्ट किया जा चुका है। अब भारत और एरो मिसाइल को यूएसए के पूर्ण समर्थन के तहत विकसित किया गया था। इजराइल के अलावा किसी भी देश ने अमेरिका से पूरा एरो सिस्टम नहीं खरीदा है। भारत सरकार ने 1999 में इजराइल से एरो मिसाइल खरीदने की मांग की थी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने MTCR का हवाला देते हुए अनुरोध को वीटो कर दिया था। और MTCR जानते हैं आप लोग, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम है ये, और ये G7 देशों के द्वारा तब ये बनाया गया था जब भारत ने अपना पहला मिसाइल जो पृथ्वी और 1 और अग्नि 1 का जब परीक्षण किया था, तो उसके बाद ये अस्तित्व में आया था। और इसका MTCR का अभी वर्तमान में इसके 35 देश हैं। जब अस्तित्व में था तो उसमें भारत शामिल नहीं था। और लाया ही गया था कि ये जो भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं या जो भी हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं या जो सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, उसका रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसको हम उसके बढ़ावा को कम करने और एक प्रकार का प्रतिबंध के रूप में इसे लाया गया था। तो इस बात को आप लोग याद रखना। और इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दी MTCR पे, आप लोग उसको चाहो तो देख सकते हो। चलो नेक्स्ट है टेस मिशन। नासा का ये ग्रह खोजी अभियान है और इस टेस मिशन का जो पूरा नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इस मिशन ने अभी हाल में 66 नए बाह्य ग्रहों का खोज किया है। अब इसका जो मुख्य बातें हम लोग समझते हैं, इसने अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश का स्कैन किया है। और टेस इस मिशन में इसमें जो इसको पूरे को मॉनिटर करने के लिए 4 कैमरों का उपयोग किया गया है, जो लगभग 1 महीने तक आकाश की निगरानी करने के बाद इसने इस 6 नए ग्रहों के विषय में हमें जानकारी प्रदान किया है। मिशन को सितंबर 2022 तक अब पुनः बढ़ा दिया गया है। अब जब समझते हैं, ये मिशन बेसिकली अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स जो टेक्नोलॉजी संस्थान है, इसने इसको शुरू किया था। और इस टेस्ट को पृथ्वी के निकट तारे के परिक्रमा करने वाले ग्रहों के खोज के लिए डिजाइन किया गया। याद रखना, टेस्ट को पृथ्वी के निकट तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार के ग्रहों की उपस्थिति की जानकारी तब मिल सकेगी जब किसी तारे के सामने ग्रह के गुजरने के कारण तारे की रोशनी कम हो। टेस अंतरिक्ष वेधशाला केपलर का उत्तराधिकारी है। वर्तमान में ज्ञात अधिकतर बाह्य ग्रहों की खोज केपलर द्वारा किया गया है। और टेस बेसिकली केपलर के बाद ये भी अब वही काम कर रहा है जो केपलर कर रहा है, और इसी ने ये जानकारी हमें दिया है। तो इस स्लाइड के साथ हमारे जो वीडियो है ये पूरा हो गया। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अभी कई सारे आज के इस वीडियो के साथ मैंने और भी कई सारे वीडियो डाले हैं, तो आप लोग चैनल पर जा कर के आप उसको देख सकते हो। और कोई भी कमेंट है, कोई सवाल हो, तो आप लोग यूट्यूब के जो मैंने कहा था पहले भी कि कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं उसका आंसर करूँगा। चलो, अगर जब आप लिखते हो क्वेश्चन तो मैं उस समय नहीं कर पाता हूँ, पर 2-4 दिन या वीक के भीतर मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों का आंसर रिप्लाई करूँ। चलो, थैंक यू, बाय।